सत्ता और सरकार के खिलाफ जनता जब सड़क पर आ जाती है तो क्या होता है ये पूरी दुनिया देख रही है। जनता के इस गुस्से के पोस्टर बॉय बने हैं नेपाल के नौजवान जेनजी, जो सरकार और सत्ता के खिलाफ खूब नारे लगा रहे हैं। ऐसे ही गूंजते नारे में एक नारा ऐसा भी है जो नेपाल ही नहीं पूरी दुनिया को चौंका रहा है। गूंजने वाला नारा है राजा आउनु पुर्च, यानी राजा को आना चाहिए। आशंकाएं और उम्मीदें दोनों जताई जा रही हैं कि नेपाल में राजा का शासन वापस लौट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कौन बनेगा राजा, किस परिवार का चलेगा शासन। अचानक चर्चा में आए हैं नेपाल के नव युवराज हृदयेंद्र शाह, जो नेपाल के शाही परिवार के वारिस भी हैं, घोषित तौर पर भावी राजा भी। इसीलिए 23 साल के हृदयेंद्र वीर विक्रम शाहदेव बने हैं चर्चित चेहरा। नेपाल को हिलाने वाले नौजवान हैं जिन्हें जेन जी कहा जाता है। जिस युवराज हृदयेंद्र शाह को राजा बनाकर वापस लाने की चर्चा हो रही है, वो भी एक नौजवान जेन जी हैं। हृदयेंद्र शाह का जन्म तब हुआ जब नेपाल से राजतंत्र को खदेड़ा जा रहा था। एक सनक में राजसी परिवार का कत्लेआम हुआ था। 2001 में दुनिया की रूह कांप गई जब नेपाल के राज परिवार के सदस्यों, राज परिवार के ही वारिस ने महल में सामूहिक नरसंहार किया। 1972 में राजा बनने के बाद राजा वीरेंद्र विक्रम शाह हर शुक्रवार की शाम नेपाल नरेश के घर नारायण हिती महल के त्रिभुवन सदन में पार्टी किया करते थे। युवराज दीपेंद्र राजा वीरेंद्र के बेटे थे। उसी पार्टी में युवराज दीपेंद्र ने पहले पिता राजा वीरेंद्र पर गोली चलाई, फिर एक एक करके मौजूद सबको भुनने लगे। सबसे आखिरी गोली मां महारानी ऐश्वर्या पर चली। बाद में कहानी ये निकली कि युवराज दीपेंद्र इस बात से नाराज थे कि परिवार उन्हें पसंद की लड़की से शादी करने नहीं दे रहा था। राज परिवार के 12 लोग मारे गए, खानदान निपट गया। इतना सब होने के बाद युवराज दीपेंद्र ने भी खुद को गोली मार ली। अस्पताल में इलाज के दौरान कत्लेआम के अगले दिन राज तिलक हो गया, लेकिन राजा दीपेंद्र कभी अस्पताल से महल वापस नहीं आ सके। 54 घंटे की बेहोशी में राजा बने, बेहोशी में ही चल बसे। 3 बाद ज्ञानेंद्र की राजगद्दी संभालनी पड़ी। ज्ञानेंद्र शाह एक्सीडेंटल राजा बने, उनके बेटे पारस युवराज बने। दोनों उस गोलीकांड के समय महल में मौजूद थे, लेकिन किस्मत से युवराज दीपेंद्र की सनक से बच गए। तब युवराज पारस और हिमानी शाह के बेटे हृदयेंद्र शाह का जन्म भी नहीं हुआ था। सब कुछ खत्म होने के बाद हृदयेंद्र शाह का जन्म हुआ। राजा ज्ञानेंद्र हृदयेंद्र शाह के पोते और पारस के बेटे हैं। हृदयेंद्र शाह ने काठमांडू में स्कूलिंग की, फिर अमेरिका ही रहने लगे। सुरक्षा कारणों से नेपाल आना जाना सीमित रहा, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाले सेलिब्रिटी हैं। 2008 में नेपाल में एक और बड़ा बदलाव हुआ। नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया। 240 साल की राजशाही खत्म हो गई। राजा ज्ञानेंद्र आखिरी राजा साबित हुए। राजशाही खत्म होने से पहले राजा ज्ञानेंद्र ने शायद भविष्यवाणी कर ली थी, एक दिन ऐसा आएगा जब नेपाल को फिर राजा की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने बचपन में ही हृदयेंद्र शाह को शाही परिवार का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। नेपाल में आज न राजा है न राजतंत्र, लेकिन युवराज है जो अमेरिका में रहता है। अगर नेपाल में राजतंत्र आया तो हृदयेंद्र शाह प्रमोशन पाकर युवराज से राजा बन सकते हैं। राजा ज्ञानेंद्र आज भी जीवित हैं और काठमांडू के आउटस्कर्ट्स में सत्ता, राजशाही, राजनीति से दूर इत्मीनान की जिंदगी बिता रहे हैं। इसी साल मार्च में आए तो जनता ने उनका स्वागत राजा जैसा ही किया। नेपाल में इतना बड़ा आंदोलन, हंगामा हुआ, लेकिन किसी ने राजा ज्ञानेंद्र की ओर एक कंकड़ तक नहीं उछाला। अब याद किया जा रहा है कि मार्च राजा ज्ञानेंद्र काठमांडू आए थे, तब क्या नारे लगे थे। तब भी राजतंत्र, राजा के समर्थन में, राजा वापस आओ, देश बचाओ जैसे नारे लगे थे। नेपाल की हिंसा पर बयान देते हुए अब ज्ञानेंद्र शाह ने खुद राजशाही की बहाली की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने जेन जी के आंदोलन को नाजायज, गलत नहीं कहा। ज्ञानेंद्र शाह ने कहा कि ये बेहद दुखद और निंदनीय है कि युवाओं की जायज मांगों पर ध्यान देने के बजाय जाने चली गई। इस हिंसा की निंदा करता हूं, लेकिन प्रदर्शनकारियों की सुशासन और आर्थिक अनुशासन की मांगों को वैध माना।
नेपाल में एक चर्चा ये हो रही है कि नेपाल में चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट के पीछे कहीं राजशाही तो नहीं। इन चर्चाओं ने तब और जोर पकड़ा जब सेना प्रमुख शांति की अपील के लिए जिस लोकेशन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके पीछे नेपाल के पहले राजा पृथ्वी नारायण शाह की फोटो लगी थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उथल पुथल, कोई स्थायित्व नहीं, सुशासन के नाम पर कुशासन, 17 साल में 14 सरकारें, यही सब वो कारण हैं जिनके कारण नेपाल के एक तबके को राजतंत्र में नेपाल का भविष्य दिख रहा है। राजतंत्र यानी एक राजा, एक परिवार का शासन, कोई चुनाव नहीं, कोई राजनीति नहीं, कोई विपक्ष नहीं, कोई संसद नहीं। जो राजा कहे वही कानून, जो फरमान राजा के दरबार से निकला वही शासन का आदेश, वही संविधान। नेपाल में राजतंत्र लौटेगा, तुरंत इसकी संभावना कम दिख रही है। फिलहाल चर्चा अंतरिम सरकार बनाने, अंतरिम प्रधानमंत्री चुनने की हो रही है। अंतरिम प्रधानमंत्री के नामों की चर्चा हो रही है, लेकिन ये व्यवस्था कितनी टिकाऊ होगी, कितनी स्थायी होगी, कितनी स्वीकार्यता होगी, इसका टेस्ट बाकी है। नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा जेन जी का एक ग्रुप चौकन्ना है कि किसी भी हालत में राजा का दौर नहीं लौटना चाहिए। चर्चित चेहरा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। विकसित भारत कब तक हम बन पाएंगे? मोदी जी बोल रहे हैं, उस पर मान्यता नहीं है आपकी? मैं आपसे जानना चाहती हूँ। आप मोदी जी जो बोल रहे हैं, मोदी जी बड़े धार्मिक व्यक्ति नहीं, आध्यात्मिक व्यक्ति है। मोदी जी रिचुअलिस्टिक नहीं है, मोदी जी स्पिरिचुअल है। और मोदी जी की जो ऊर्जा है, मैं बता रहा हूँ, बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ऊर्जा है। तो उनका भी एक विजन है, उनकी एक तपस्या है। हम तो गुजरात के समय से उनको जानते हैं, एक प्रामाणिक जीवन है उनका। मेरे देखे या ज्योतिष शास्त्र जो कहता है, भारत की यात्रा आप मान के चलो 2027 से, जैसे मैं 1000 दिन ये पूरे करेंगे, इसके 3 लेवल पड़ेंगे। 2027 तक हम में से जितने जिंदा रहे वो सेकंड फेज में चले जाएंगे। और सेकंड फेज आपका चलेगा 2027 से लेकर 2032-33 तक, ये सेकंड फेज। और 32-33 के बाद 39 वाला जो समय है, 39 में भारत आपको विश्व सत्ता कंफर्म दिखेगा। आज तो आपको क्रिटिसाइज कर सकते हो कि नहीं दिख रहा है, पर 2027 में आपको अंदाज आ जाएगा। देश के अंदर आंतरिक गड़बड़ियां भी होंगी, उसी समय की बात है। 2032 कोई बहुत दूर नहीं है, 8 साल की है चीज, आपके रिकॉर्ड पे रहने वाली है। हम 32 के दौरान विश्व के तीसरे नंबर की सत्ताओं में आ जाएंगे हर चीज में। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए?